हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको बता दें दिल्ली से, जहां पर बजट तैयार करने के लिए बैठकों का सिलसिला लगातार जारी है। हरियाणा के सांसदों में को लेकर सीएम मुख्यमंत्री मनोहर लाल सांसदों से मिले हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया के निवास पर बैठक है। जनहितकारी बजट के लिए सांसदों से सुझाव मांगे, मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया है। बजट में सांसदों के सुझाव पर अमल किया जाएगा। कृषि कानून पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसानों के हित में तीनों कानून हैं। आंदोलन के नाम पर राजनीति हो रही है। जरूरी बदलाव के लिए तैयार है सरकार। और इस खबर पर हमारे सहयोगी राजा पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजा, बजट की तैयारी को लेकर बैठक की जा रही है हरियाणा के सांसदों के साथ, क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? राजा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हेलो जी राजा, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी नंदिनी जी राजा, ये बैठक होने वाली है, बजट को लेकर हरियाणा के सांसदों के साथ चर्चा करने वाले हैं मुख्यमंत्री। क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जो बैठक थी कल रात को कहीं ना कहीं केंद्रीय राज्य मंत्री जो रतन लाल कटारिया है उनके निवास पर हुई है। करीबन 1 से 1.5 घंटा ये बैठक चली है। तमाम जो हरियाणा के सांसद हैं इस बैठक में ये मौजूद थे। साफ तौर पर जो सेशन स्टार्ट होने वाला है, जो बजट का सेशन हरियाणा में स्टार्ट होने वाला है, ऐसे में तमाम जो संसदीय क्षेत्र हैं सांसदों के, उनसे रिपोर्ट कार्ड मांगा गया कि क्या क्या आपके प्रोजेक्ट अभी अधूरे हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट आप अपने अपने क्षेत्र में चाहते हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है। मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मीटिंग में कहीं ना कहीं मौजूद थे और तमाम जो हरियाणा के सांसद हैं वो मौजूद थे। तो साफ तौर पर बजट से पहले सभी सांसदों से फीडबैक लिया गया है, चर्चा की गई है कि प्रदेश में जो केंद्र सरकार का जो बजट है उस पर किस तरीके से और ज्यादा लाभ प्रदेश के लोगों को मिल सके, इसको लेकर साफ तौर पर चर्चा की गई है। मैं आपको बता दूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सिंचाई को लेकर साफ तौर पर सांसदों से अपने अपने इलाके का फीडबैक मांगा गया है। जल्द ही ये सांसद तमाम जो जितने भी सांसद हैं अपने अपने इलाके का फीडबैक मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को सौंपेंगे और उसके बाद जिस तरीके से 5 तारीख को, आने वाले 5 तारीख को बजट सेशन कहीं ना कहीं हरियाणा का स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल राजा, कुल मिलाकर एक तरीके का समन्वय बिठाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। जो केंद्र सरकार का बजट है उसकी कुछ हद तक छाप स्टेट के बजट पर भी हो और बैलेंस हो स्टेट और केंद्र के बजट में, इस तरह का बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि केवल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मीटिंग के बाद बयान भी दिया कि हम चाहते हैं कि जो केंद्र सरकार का बजट है वो आम आदमी तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे। उसको लेकर ये तमाम जो हम बैठके हैं, चाहे नेताओं की बात करें, विधायकों की बात करें, अब जिस तरीके से सांसदों से हम मिल रहे हैं कि लोगों को लाभ मिल सके, उसी कड़ी में कल ये देर रात ये बैठक थी दिल्ली में। और बैठक में तमाम जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं मौजूद थे और लगातार जो सांसदों की बात करें उन्होंने भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट कार्ड अपनी देने की बात की है कि कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो अधूरे हैं, कौन कौन से ऐसी परियोजनाएं हैं जो और लेके आनी है जिससे कि वो अपने क्षेत्र में मजबूत हो सके। क्योंकि जिस तरीके से किसान आंदोलन की बात करें नंदिनी, तो काफी ज्यादा बीजेपी का ग्राफ हरियाणा में गिरता हुआ नजर आया है। लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात करें, तमाम सांसदों की बात करें, विधायकों की बात करें, तो उनको कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा है, परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो अब चाहती है सरकार की लोगों तक उनकी जन सुविधाएं हैं, जो फैसिलिटीज है वो सरकार पहुंचाए और एक बार फिर से अच्छा मैसेज देने की कहीं ना कहीं सरकार कोशिश कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजा आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कहीं ना कहीं बजट के साथ समन्वय बैठे, स्टेट बजट का केंद्र सरकार के बजट के साथ मुख्यमंत्री इसी कोशिश में लगे हुए हैं। इसीलिए हरियाणा के सांसदों के साथ लगातार बातचीत जारी है हरियाणा में आने वाले बजट को लेकर। और अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। चंडीगढ़ से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर रिटायर्ड टीचर्स की भर्ती करेगी हरियाणा सरकार। कॉन्ट्रैक्ट पर रिटायर्ड टीचर्स की भर्ती की जाएगी। 11वीं और 12वीं का अधूरा सिलेबस पूरा करवाएंगे रिटायर्ड टीचर्स। सीनियर सेकेंडरी स्कूल में नियुक्ति की जाएगी। 30 अप्रैल तक नियुक्ति के आदेश जारी किए गए। और इस खबर पर हमारे सहयोगी रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। रवि, रिटायर्ड टीचर्स को यहां पर नियुक्त किया जा रहा है, ऐसे में क्या स्ट्रैटेजी नजर आती है, क्या कारण है रिटायर्ड टीचर्स की नियुक्ति के पीछे?
जी बिल्कुल, देखिए जो कोरोना काल से लंबे समय से स्कूलों का बंद था, बच्चों की जो पढ़ाई है वो प्रभावित हुई है, उसी को देखते हुए जो सरकार है उसने एक कदम उठाया है। जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी और 11वीं और 12वीं के सिलेबस को है उसको कवर कराने के लिए नियुक्तियां की जा रही है। कहीं ना कहीं जो सरकार जो बच्चों की जो पढ़ाई कहीं ना कहीं जो कम हुई है या ऑनलाइन प्रक्रिया से उस माध्यम से नहीं हो पाई है जितना बच्चों को पढ़ना चाहिए था, और जितना जो सिलेबस कवर होना चाहिए था वो कवर नहीं हो पाया। उसी को देखते हुए जो ये ऑनलाइन जो ये रिटायर्ड टीचर्स हैं इनकी भर्ती की जाएगी और जो स्कूल प्रिंसिपल है उसके पास ही जो अधिकार क्षेत्र में उनके अधिकार क्षेत्र में ये भर्ती होगी। कहीं ना कहीं जो आगामी जो 30 अप्रैल तक जो टोटल जो सिलेबस है उसको कवर कराने की जो मुहिम है सरकार की बच्चों की, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो रिटायर्ड जो टीचर्स इनकी भर्ती की जाएगी। जी रवि, आप बने रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से, जहां पर चंडीगढ़ में एक तरफ जहां टीचर्स की नियुक्ति, रिटायर्ड टीचर्स की नियुक्ति करने की बात कही गई है, वहीं दूसरी तरफ नए सेशन पर सीबीएसई की सिफारिशें। 1 अप्रैल से स्कूल शुरू कर सकते हैं नया सेशन, राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। बड़ी खबर आपको बता दें, नए सेशन पर सीबीएसई की सिफारिशें सामने आई हैं। 9वीं से 11वीं के छात्रों के लिए शुरू हो सकता है ब्रिज कोर्स। 1 अप्रैल से स्कूल शुरू कर सकते हैं, राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। चंडीगढ़ से एक और बड़ी खबर, नए सेशन पर सीबीएसई की सिफारिशें सामने आई। 1 अप्रैल से स्कूल शुरू कर सकते हैं नया सेशन, राज्य सरकार के निर्देशों का पालन करना होगा। 9वीं और 11वीं के छात्रों के लिए शुरू हो सकता है ब्रिज कोर्स। तो अब नए सेशन को लेकर नियम सामने आ रहे हैं, सिफारिशें सामने आ चुकी हैं सीबीएसई की तरफ से। अब स्कूल पूरी तरीके से सुचारू रूप से चलें, इसकी कोशिश लगातार की जा रही है। इस खबर पर भी हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि कालीरमन जुड़े हुए हैं। रवि, किस तरह की सिफारिशें सीबीएसई की तरफ से यहां पर दी गई हैं, जिसके चलते 9th से लेकर 12th तक के स्कूल्स खुले हैं, अभी इसी की सिफारिशें हैं? रवि, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, रवि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। रवि, एक बार फिर से आपका रुख हम करेंगे। आपको बता दें तो अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। किसान आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की आ रही है। किसानों के आंदोलन का आज 80वां दिन है। कल देश भर में कैंडल मार्च निकालेंगे किसान। पुलवामा शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकालेंगे किसान। सर छोटू राम जयंती पर देश भर में एकजुटता दिखाएंगे किसान। आपको बता दें 18 फरवरी को देश भर में किसान रेल रोको अभियान चलाने वाले हैं। किसानों का अगला रोड मैप तैयार हो चुका है। आंदोलन को लेकर 80 दिन हो चले हैं किसानों के आंदोलन को। कल देश भर में कैंडल मार्च निकालेंगे किसान। पुलवामा शहीदों की याद में कैंडल मार्च निकालेंगे। सर छोटू राम जयंती पर देश भर में एकजुटता दिखाएंगे किसान। 18 फरवरी को देश भर में रेल रोको आंदोलन चलाया जाएगा। दोपहर 12 बजे से लेकर 4 बजे तक रेल रोको आंदोलन किसान चलाने वाले हैं। इस खबर पर जानकारी के साथ हमारे सहयोगी लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, लगातार आंदोलन को लेकर किसान अपनी रणनीति और ज्यादा तेज करते रहे हैं और अब आगे का रोड मैप भी सामने आ चुका है। अगर आगे के रोड मैप की मैं बात करूं तो किस तरह की स्ट्रैटेजी किसानों की नजर आती है आगे आंदोलन को ले जाने के लिए? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो सिंघू बॉर्डर जो बिंदु पॉइंट है जहाँ पे किसान आंदोलन को लीड दी जाती है और 40 लोगों का एक ग्रुप है जो कि अपनी गुप्त बैठक रखते हैं। उसमें अलग अलग तरह की रणनीतियां बनती हैं, जैसे कि पुलवामा हमले का लेकर जो है कैंडल मार्च निकाला जाएगा और सर छोटू राम की जयंती भी मनाई जाएगी। और लगातार बात करें तो रेल रोको आंदोलन भी जारी
किया जाएगा। लगातार जो हर तरह की रणनीति बनती हुई नजर आ रही है। किसान जो आंदोलन है वो अपना तूल पकड़ता जा रहा है। लगातार बात करें तो देखिए, किसान और सरकार के बीच की खाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है, खींचातानी बढ़ती जा रही है, क्योंकि 12 दौर की बैठक हो चुकी है लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं रणनीति लगातार बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें फोकस उस पर बात भी करनी पड़ेगी जो इससे पीड़ित है। पीड़ित कौन? जो कि औद्योगिक क्षेत्र है या व्यापारी है, जो मध्यम परिवार है, वो कहीं ना कहीं पिसते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बात करें तो कोरोना की मार, फिर लॉकडाउन की मार, अब किसान आंदोलन की मार। और जब भी कोई रणनीति बनती है, बड़ी रणनीति बनती है, जैसे रेल रोको आंदोलन, तो इस तरह की जो भी कोई बड़ी रणनीति बनती है तो व्यापार जो भी है, व्यापारी, वो कहीं ना कहीं डर में जीता है, और जो छोटा मध्यम परिवार है वो कहीं ना कहीं दहशत में रहता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब रेल रोको आंदोलन चलेगा तो उसमें काफी यात्री ऐसे होंगे जिनको अपने घरों में जाना होता है या कोई भी तरह के किसी भी तरह जाना होता है, सफर तय करना होता है, वो अगर फंसता है तो कहीं ना कहीं उसको काफी डर रहता है। आप अंदाजा लगा सकते हैं जो भी बड़े फैसले लिए गए हैं उससे व्यापार पर काफी असर पड़ता है। तो हम उन लोगों से जरूर अपील करते हैं कि संयम और शांति से बनाकर रखें और अपने आंदोलन को चलाएं, और बिल्कुल जो है व्यापारी हैं उनसे भी संयम और शांति की अपील करते हैं। लगातार जो बात करें तो कुंडली औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है, जो कि फैक्ट्री मालिक हैं, उन्होंने यहाँ से प्लाइंग शुरू कर दिया है। जो मध्यम परिवार के जो मजदूर लेवल के व्यक्ति हैं जो यहाँ पर कमाने खाने आए थे, उन्होंने प्लाइंग शुरू कर दिया है। जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी उनमें जो मजदूर काम करते थे, जैसे कि जिसमें 100-200 मजदूर काम करते थे, अब उसमें आधे मजदूर काम करते हैं। जिसमें 100 करते थे वो 50 करते हैं, अब 200 करते थे उसमें 100 करते हैं, क्योंकि फैक्ट्रियां चलाना काफी मुश्किल का काम हो चुका है। क्योंकि पहले कोरोना की मार की वजह से, फिर लॉकडाउन की वजह से, अब किसानों की वजह से, तो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री मालिक है वो भी दहशत में है कि आखिर होगा क्या। क्योंकि जो एक चक्रव्यूह बनता है जो व्यापार का, वो कहीं ना कहीं ठप होता हुआ नजर आ रहा है। जो दुकानें हैं, दुकानों पे जो सामान बिकता है वो भी फैक्ट्रियों से ही बनकर आता है, तो दुकानों पे भी काफी असर है। तो काफी ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो किसान आंदोलन का असर व्यापार पर भी काफी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, दुकान का किराया, मकान का किराया जो है व्यापार पर काफी असर पड़ता है। तो उन लोगों से जरूर अपील है कि आप संयम शांति बनाकर रखें, क्योंकि दुकान का, मकान का जो किराया देना होता है वो भी काफी दिक्कत में आ रहा है, क्योंकि जो व्यापारी है वो कमाकर ही दे सकता है। तो उन लोगों से जरूर अपील है जिनकी दुकानें किराए पे है या जिनके मकान किराए पर हैं, उनसे संयम शांति की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। हमने बातचीत की है बाजार में दुकानदारों से, फैक्ट्री मालिकों से, जो मीडिया के सामने आते हुए भी डरते हैं कि आखिर होगा क्या, क्योंकि लगातार कोरोना की मार की वजह से जो फैक्ट्रियां चलाई गई थी, मजदूरों की सैलरी देनी पड़ी थी, धीरे धीरे व्यापार बढ़ना शुरू हुआ था, फिर किसान आंदोलन आ गया, तो उसको लेकर कहीं ना कहीं फैक्ट्री मालिक भी अपने आप को थका सा महसूस करते हैं कि आखिर होगा क्या। क्योंकि सरकार की और किसानों की जो खींचातानी है वो काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है। किसान की और सरकार की बैठक होनी चाहिए, इस पर बैठकर बातचीत होनी चाहिए ताकि। चलिए लाजपत, बने रहिए आप हमारे साथ। 18 तारीख को जो आंदोलन के तहत रेल रोको अभियान चलाया जाएगा, जाहिर तौर पर लाजपत उससे भी लोगों की परेशानियां और ज्यादा बढ़ सकती हैं, क्योंकि अभी तक ट्रैफिक रोकने तक आंदोलन देखा गया था, लेकिन रेल रोको अभियान अगर चलेगा और देश भर में अगर ट्रेन को रोका जाएगा तो इससे और ज्यादा परेशान होंगे आम लोग। लाजपत जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए हमने वही बात कही है कि जब चक्का जाम किया गया, ट्रैक्टर मार्च निकाला गया, उस तक तो सीमित रहा, लेकिन अब रेल रोको आंदोलन आप अंदाजा लगा सकते हैं। हमने वही कहा है कि अगर एक रेल में कोई 200 से 300 आदमी बैठते हैं और वो सफर तय करते हैं तो उनके अंदर एक डर बना रहेगा। हम अपील जरूर करते हैं उन लोगों से संयम शांति बनाकर रखें, क्योंकि रेल जो रोको आंदोलन है वो काफी बड़ा है, और इसको लेकर कहीं ना कहीं जो यात्री हैं जिनको किसी न किसी अपने दुख तकलीफ में या किसी रिश्तेदारी में कहीं भी सफर तय करना पड़ता है। चलिए लाजपत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। 18 फरवरी को किसानों की महापंचायत होनी है। आपको बता दें बड़ी खबर, हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर महापंचायत होगी। राकेश टिकैत महापंचायत को करेंगे संबोधित। महापंचायत को लेकर जनसंपर्क अभियान जारी है लगातार। किसान संयुक्त मोर्चा अभियान चला रहा है। महापंचायत में 2 लाख किसान होंगे शामिल। हरियाणा राजस्थान के किसान महापंचायत में शिरकत करेंगे। और फोन लाइन पर हमारे सहयोगी गगन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गगन, लगातार प्रदेश में महापंचायतें हो रही हैं, अब आगे कहां कहां होनी है, क्या जानकारी?
देखिए नंदिनी, मैं आपको बताना चाहूंगा जो 18 फरवरी को हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर जो महापंचायत होनी है उसको लेकर पिहोवा के अंदर भी किसानों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। किसानों का कहना है जो हमारी जत्थेबंदियां पूरे देश के अंदर ये आंदोलन चलाने को लेकर जगह जगह पर महापंचायत कर रही है और ये आंदोलन एक किसान आंदोलन नहीं है कि जन आंदोलन बन चुका है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और इस महापंचायत में जितनी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं, क्या लगता है काफी जन समर्थन किसान नेताओं को मिलता हुआ इन महापंचायतों के जरिए? देखिए यहाँ से काफी समर्थन जो यहाँ पे बैठे किसान टोल प्लाजा पर हरियाणा के अंदर सभी का समर्थन इस महापंचायतों को लेकर काफी उत्साह देखने को मिलता है कि ये आंदोलन पूरे देश के अंदर चलाना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर महापंचायत होनी है, जिसको लेकर आपको बता दें राकेश टिकैत समेत तमाम किसान नेता पहुंचेंगे और काफी संख्या में 2 लाख किसान इस महापंचायत में शामिल होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। 18 फरवरी को किसानों की महापंचायत होगी हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर। और चलिए अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। पूरे उत्तर भारत में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। रात 10:31 पर भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। हरियाणा में भी महसूस हुए भूकंप के झटके। तजाकिस्तान में भूकंप का केंद्र था। और इस खबर पर भी हमारे साथ हमारे सहयोगी लाजपत जुड़े हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। लाजपत, कल हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर समेत कई क्षेत्रों में उत्तर भारत में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। क्या महसूस किया लोगों ने? कितनी तीव्रता का झटका था? क्या जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए हम आपको लाइव तस्वीरों में दिखा दें कि सोनीपत के अंदर जो अलग अलग तरह की जो यहाँ पर बिल्डिंगें बनी हैं, जो अलग अलग जो कंपनियां हैं उन्होंने बिल्डिंग जरूर बनाई है, लेकिन कहीं ना कहीं इन बिल्डिंगों में कोई सुरक्षा दिखाई नहीं दे रही है। आपको दिखा दें कि ये कितनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, ये आप देख सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लाइव तस्वीरों में दिखा रहे हैं इसमें रहने वाले व्यक्ति कहीं ना कहीं डर में जी रहे हैं, क्योंकि लगातार जब भी कोई भूकंप आता है तो इसमें रहने वाले व्यक्ति के अंदर एक डर बनता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। इनकी तरफ जो सरकार की जो नजरें होनी चाहिए, ताकि इन पर टाइम से टाइम इनको चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बिल्डिंगें आपको लाइव तस्वीरों में दिखाई दे रही हैं कि इनमें जो अगर सोनीपत की बात करें तो अंसल, टीडीआई, काफी ऐसी सोसाइटियां हैं जिनमें ये इतनी ऊंची बिल्डिंगें बनी है और इनमें भूकंप की कोई भी सुरक्षा दिखाई नहीं दे रही है। समय रहते यहाँ पर कोई चेकिंग नहीं होती है, तो यहाँ कहीं ना कहीं काफी बड़ा एक जो आसपास की जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनके अंदर एक डर बनता है, क्योंकि ऊंची ऊंची बिल्डिंगों में कोई भी सुरक्षा दिखाई नहीं दे रही और जब भी भूकंप आता है तो लोगों के अंदर एक डर बनता है। और लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई भी इसको चेकिंग नहीं की जाती, क्योंकि अगर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत काफी बड़ा यमुना का जो यमुना की जगह थी और जो नीचे जमीन है वो रेतीली जमीन है और इनको बनाया जरूर गया था, लेकिन जो इनके जो सुरक्षा की बात करें तो हमें कोई दिखाई नहीं देती, क्योंकि इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं यहाँ पर 14 से 15 जो मंजिल हैं वो बनाई गई हैं। लेकिन भूकंप अगर यहाँ पर ज्यादा आता है तो काफी बड़ी हानि हो सकती है। जो इसमें रहने वाले व्यक्ति हैं उनके अंदर एक डर बना हुआ है, क्योंकि लगातार आपको बता दें कि अंसल, टीडीआई, टूलिप, अगर अलग अलग तरह की यहाँ पर जो सोसाइटियां हैं वो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें जरूर बना रही है, लेकिन भूकंप से कैसे उनको बचाया जाए वो कोई भी यंत्र या इस तरीके की चीजें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही हैं। समय रहते जरूर इनका जो है इंश्योरेंस जरूर कटता है, वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए, लेकिन इन बिल्डिंगों को अगर चेक किया जाए तो इनमें काफी घटिया मटेरियल लगे हुए हैं, क्योंकि बिल्डिंगों को चलिए, शुक्रिया आपका लाजपत। जाहिर तौर पर जिस तरह का डर तमाम ऐसी सोसाइटीज जहां पर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस को लेकर जो है उस तरह के इंतजाम नहीं है, वहां पर लोगों के मन में जाहिर तौर पर डर है। आगे बढ़ते हैं खबरों में और रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आपको बता दें, पंचायतों का कार्यकाल खत्म होने पर प्रशासनिक आदेश जारी किए जाएंगे। 23 फरवरी के बाद प्रशासकों की नियुक्ति के आदेश लागू होंगे। पंचायतों, जिला परिषदों और ब्लॉक समितियों पर आदेश लागू होंगे। पंचायतों का कार्यकाल 23 फरवरी को हो रहा है खत्म। और इस खबर पर हमारे सहयोगी रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, क्या जानकारी मिल पा रही है प्रशासनिक आदेशों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए जो 2016 में जो पंचायत के इलेक्शन हुए थे
उनका कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। उसी को देखते हुए जो प्रशासनिक आदेश जारी हुए हैं कि 23 फरवरी के बाद जितने भी सरपंच हैं, ग्राम सचिव हैं, वो इसमें जो सरपंच हैं और जिला पार्षद हैं, वो अपनी जो सेवाएं हैं वो गांव को और जिला परिषदों को नहीं दे पाएंगे। उनकी जो आगे की जितनी भी जो कार्रवाई रहेगी, काम करने की जो स्थिति है, वो प्रशासनिक आदेश वहां लागू कर दिए गए हैं और तमाम जो चीजें हैं वो जो प्रशासक हैं जो प्रदेश के, वो आगे की जो काम जो है सरकार के वो करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया आपका रवि तमाम जानकारी के लिए। तो अब 23 फरवरी के बाद प्रशासकों की नियुक्ति के आदेश लागू होंगे। पंचायतों, जिला परिषदों और ब्लॉक समितियों पर ये आदेश लागू। और अब रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में छाई धुंध की चादर, प्रदेश के कई जिलों में भी छाया कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से परेशानियां बढ़ती हुई, 5 मीटर से भी कम हुई विजिबिलिटी। सड़कों पर